हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम या फिर टी आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों विज्ञान यानी कि साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, रेडियोधर्मिता मापने की इकाई क्या है? टेस्ला, क्यूरी, हेनरी या फिर दोस्तों पास्कल। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्यूरी, यानी कि रेडियोधर्मिता को दोस्तों हम लोग किस में मापते हैं? क्यूरी में मापते हैं। अच्छा, बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों टेस्ला की। किसकी हो रही है? टेस्ला की। तो ये दोस्तों हो जाएगी चुंबकीय, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी टेस्ला। और बात यहाँ पे दोस्तों पास्कल की है, तो ये दोस्तों हो जाएगा दाब यानी कि प्रेशर का माप हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? आँख का कौन सा भाग व्यक्ति की आँखों का रंग निर्धारित करता है? कार्निया, रेटिना, आइरिस या फिर दोस्तों लेंस। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आइरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आइरिस को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों पुतली। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बात यहाँ पर दोस्तों कार्निया की हो रही है। जब नेत्र दान किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, नेत्र दान में किसका दान होता है? तो ये होता है दोस्तों कार्निया का। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर दोस्तों जिप्सम। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बताइए कि जो हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है वह किस घटना के कारण दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर दोस्तों विक्षेपण। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो आकाश है दोस्तों उसका वास्तविक रंग कैसा है? तो आप कहेंगे उसका वास्तविक रंग है काला, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? तो आप कहेंगे नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? चिप्स को ऑक्सीकरण यानी खराब होने से बचाने और कुरकुरा रखने के लिए पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर दोस्तों हाइड्रोजन। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। यानी चिप्स और दोस्तों कुरकुरे जो खाने पीने वाला सामान है उसमें दोस्तों उसको बचाने के लिए, मतलब खराब ना होने पाए, इसके लिए कौन सी गैस? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? आनुवांशिक विकार का मतलब दोस्तों क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी वह बीमारी आपके खानदान में रहती है। मलेरिया है, क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, हीमोफीलिया या फिर दोस्तों निमोनिया। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है दोस्तों? एक आनुवांशिक विकार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे फैलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है? बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? एनीमोमीटर, नेफोस्कोप, हाइग्रोमीटर या फिर दोस्तों बैरोमीटर। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नेफोस्कोप। क्या हो जाएगा? नेफोस्कोप। अच्छा, बात यहाँ पे दोस्तों एनीमोमीटर की हो रही है। तो एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो मापते हैं दोस्तों वायु का वेग। क्या मापते हैं दोस्तों? वायु का वेग। किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। अच्छा, हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो इससे मापते हैं दोस्तों सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष आर्द्रता। किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं दोस्तों
हाइग्रोमीटर से। और बात यहाँ पे बैरोमीटर की हो रही है, तो इससे हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को। क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को दोस्तों हम लोग किस में मापते हैं, किस यंत्र द्वारा, तो बैरोमीटर द्वारा। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप लोग ये बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या है यहाँ पे, चेचक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं, किस वायरस के कारण होता है। यानी चेचक दोस्तों किस वायरस के कारण फैलता है। तो पहली बात तो चेचक कैसी बीमारी हो गई, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी हो गई। किस वायरस से, वेरिसेला वायरस, वेरियोला वायरस, रुबेला वायरस या फिर दोस्तों राइनो वायरस। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला वायरस। यानी वेरियोला वायरस से दोस्तों क्या होता है, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों किससे होती है, तना से होती है, जड़ से होती है, पत्ती से, फूल से। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पत्ती यानी कि लीफ। देखिए जो पत्ती में दोस्तों छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं यानी छिद्र होते हैं, उसी से दोस्तों पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य की जो प्रकाश होता है, ऊर्जा होती है, उसको अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। यानी कि जो फ्लोएम दोस्तों यहाँ है वह दोस्तों उसका मुख्य कार्य क्या है। देखिए दो होते हैं, एक होते हैं जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो हमें फ्लोएम के बारे में बताना है। तो फ्लोएम का कार्य क्या है, जल का परिवहन, भोजन का स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण या फिर दोस्तों संरचनात्मक सहारा। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भोजन का स्थानांतरण। यानी कि फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, भोजन को ले जाने, मतलब ले जाने और ले आने का कार्य फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है। बताइए कि जो आनुवांशिकता है दोस्तों उसकी मूल इकाई हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका को कहेंगे, डीएनए, जीन या फिर दोस्तों क्रोमोजोम या जिसे कहते हैं हम लोग गुणसूत्र। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीन। यानी कि आनुवंशिकता की दोस्तों मूल इकाई क्या है, तो ये हो जाएगी जीन। अच्छा बात यहाँ पर दोस्तों कोशिका की है, तो ये है जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, एक नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं, 200, 206, 250, 300। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 300। नवजात शिशु में यानी छोटे शिशुओं में दोस्तों लगभग कितनी हड्डी होती हैं, 300 के आसपास होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 60 दिन, 120 दिन, 180 दिन, 10 दिन। और यह प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, उनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। अच्छा आरबीसी का अन्य नाम दोस्तों क्या होता है, एरिथोसाइट। क्या होता है, एरिथोसाइट। क्या होता है, एरिथोसाइट। वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं आरबीसी का, क्या है, एरिथोसाइट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, न्यूटन जी ने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था या फिर आइंस्टीन ने दिया था। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, फ्यूज का तार सामान्यतः किसका बना होता है, तांबा और एल्यूमिनियम को मिलाकर बनाते हैं, टिन और सीसा का मिश्र धातु है, लोहा और तांबा से बनता है या फिर चांदी और सोना से बनता है। तो बताइए जो फ्यूज तार है किससे बनेगा, तो ये बनता है दोस्तों टिन और सीसा से। किससे, टिन और सीसा का मिश्र धातु क्या हो जाएगा, उसी से दोस्तों हम लोग क्या बनाते हैं, फ्यूज तार को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, किसी वस्तु का जड़त्व सीधे किससे संबंधित होता है, द्रव्यमान से, वेग से, संवेग से या फिर दोस्तों त्वरण से। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान। यानी कि किसी वस्तु का जड़त्व किससे संबंधित है, द्रव्यमान से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया।
अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, मानव शरीर में टिबिया नामक अस्थि कहाँ उपस्थित होती है? तो बताइए, जो मानव शरीर होता है दोस्तों, उसमें टिबिया नामक जो अस्थि यानी हड्डी कहाँ होती है? भुजा में होती है, खोपड़ी में होती है, टांग में होती है, या फिर दोस्तों चेहरे पे होती है? तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टांग। यानी टिबिया नामक दोस्तों यहाँ पे अस्थि कहाँ होती है? टांग में होती है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एच आकार की होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है दोस्तों जिसका आकार एच जैसा है? थायराइड ग्रंथि, जिसको हम लोग ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर दोस्तों अग्नाशय? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जब भी कोई पिंड समान समय में समान अंतराल पर समान दूरी तय करेगा दोस्तों, तो उसका त्वरण हमेशा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, खतरे के संकेत सदैव लाल रंग के होते हैं क्योंकि उनका कम होता है। कहने का मतलब दोस्तों लाल रंग का दोस्तों क्या कम होता है जिसके कारण खतरे के संकेत में उसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो उसका दोस्तों होता है तरंग दैर्ध्य, प्रकीर्णन, आवृत्ति, या फिर यहाँ पे वेग। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रकीर्णन। ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये यहाँ पे ये है कि लाल रंग का दोस्तों प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। लेकिन लाल रंग का दोस्तों तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ज़्यादा। यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है और प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है दोस्तों बिखराव, यानी लाल रंग क्या है दोस्तों? बिखरता नहीं है। इसलिए लाल रंग अगर हम भीड़ में भी होंगे दोस्तों तो वह दिखता है। तो लाल रंग का दोस्तों जो प्रकीर्णन होता है वह होता है कम और तरंग दैर्ध्य होता है ज़्यादा। इस सवाल में ये भी तो पूछ सकता था ना कि लाल रंग में क्या ज़्यादा होता है जिसके कारण उसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रीट लाइट में लगाते हैं, खतरे की घंटी में लगा मतलब लाइट में लगाते हैं। तो आप कहेंगे तरंग दैर्ध्य, लेकिन पूछ रहा है कि लाल रंग का क्या कम होता है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, श्वसन एक अभिक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, या फिर दोस्तों संयोजन अभिक्रिया? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी श्वसन दोस्तों कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह प्रश्न दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, डीएनए और प्रोटीन मिलकर किस कोशिकीय संरचना का निर्माण करते हैं? कहने का मतलब डीएनए और प्रोटीन से दोस्तों क्या मिलकर बनता है? राइबोसोम बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, गुणसूत्र बनता है, या फिर दोस्तों कोशिका भित्ति बनती है? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्रोमोजोम, यानी कि गुणसूत्र। डीएनए और प्रोटीन से दोस्तों मिलकर क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा क्रोमोजोम, यानी कि गुणसूत्र भी बन जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से किसमें विखंडन द्वारा प्रजनन होता है? बात यहाँ पे दोस्तों हो रही है विखंडन द्वारा प्रजनन की, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? हाइड्रा, अमीबा, ईस्ट, या फिर दोस्तों स्पाइरोगारा? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्पाइरोगारा। यानी विखंडन विधि द्वारा प्रजनन किस में होगा? स्पाइरोगारा में होगा। बात यहाँ पे दोस्तों हो रही है हाइड्रा की, तो हाइड्रा में कैसा होता है? तो हाइड्रा में होता है दोस्तों यहाँ पे मुकुलन विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। ठीक। अमीबा में कैसा होता है? अमीबा वाला इंपॉर्टेंट है, तो अमीबा में होता है द्विखंडन विधि द्वारा। द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों अमीबा में। और बात यहाँ पे ईस्ट की हो रही है, तो ईस्ट की बात हो रही है, इसमें हो जाएगा मुकुलन विधि द्वारा। कौन सा? मुकुलन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाइड्रा वाला और अमीबा वाला। तो आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रा में कैसा प्रजनन? मुकुलन द्वारा। अमीबा में कैसा प्रजनन? द्विखंडन द्वारा। बात यहाँ पे विखंडन की हो रही है, तो विखंडन द्वारा होगा स्पाइरोगायरा में। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है? कहने का मतलब दोस्तों कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, या फिर दोस्तों ट्रिप्सिन? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज। एमाइलेज को ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं टाइलिन। क्या कहते हैं? टाइलिन।
टाइलिन और एमाइलेज दोस्तों यहाँ पे एंजाइम एक ही है। तो नाम दोस्तों अगर जैसे टाइलिन होता तो हम लोग क्या लगाते, टाइलिन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, पाचन तंत्र के किस अंग में भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण होता है। यानी कि हमारे दोस्तों शरीर में पाचन तंत्र में किस अंग में भोजन का पूर्ण अवशोषण हो जाता है, यानी भोजन पूरी रूप से पच जाता है। आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में यानी कि लीवर में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्मॉल, यहाँ पे इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत में दोस्तों भोजन का पूर्ण अवशोषण होता है। और दोस्तों बात यहाँ पे दोस्तों भोजन के पचने की हो रही है, तो हमारा भोजन कहाँ से पचना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे भोजन के पचने की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये हो जाती है दोस्तों मुंह से ही। क्या हो जाती है, मुंह से ही। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है। एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक रूप में, ठीक है, दर्द निवारक के रूप में, एंटासिड के रूप में, या एंटीसेप्टिक के रूप में। तो दोस्तों बात हो रही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल के रूप में। इसके रूप में दोस्तों एंटासिड के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। वस्तुओं के तापमान पर, वस्तुओं के आयतन पर, वस्तुओं के द्रव्यमान पर, वस्तुओं के क्षेत्रफल पर। तो दोस्तों दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो वस्तुओं के द्रव्यमान पर। किस पर, वस्तुओं के द्रव्यमान पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सोडा वाटर और शीतल पेय में, यानी कि जो सोडा वाटर होता है और शीतल पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों जब भी आप ठंडा पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कार्बोनिक अम्ल। क्या लिखा रहता है, कार्बोनिक वाटर, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक। अच्छा बात यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की हो रही है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है सूत्र। तो इसका सूत्र होता है H2SO4। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। क्या कहते हैं, अम्लों का राजा, यानी कि अम्लराज। क्या कहते हैं, अम्लराज। बहुत ही खतरनाक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल की बात हो रही है दोस्तों, तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा HNO3। क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक का तो आपको मालूम ही है, यानी कि HCl। और बात यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल की हो रही थी, तो दोस्तों इसका होता है H2CO3 होता है। तो हमारी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफोरा संघ का उदाहरण है। तो बताइए कि पोरीफोरा संघ में दोस्तों कौन सा यहाँ पे जीव आएगा, हाइड्रा, अमीबा, टीनिया, या फिर दोस्तों साइकान। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, साइकान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन मदद करता है। यानी कि दही जमने में दोस्तों कौन मदद करता है, जीवाणु करता है, विषाणु करता है, कवक कहता है, या फिर दोस्तों शैवाल। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जीवाणु। अच्छा बात यहाँ पे दोस्तों हो रही है जीवाणु की, तो दही जमने दोस्तों कौन सा जीवाणु मदद करता है, तो ये होता है लैक्टो। ध्यान दीजिएगा, लैक्टोबैसिलस। क्या होता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही को जमने में क्या करता है, मदद करता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हवा में उड़ने वाली वस्तुओं जैसे विमान की स्थिति जानने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग किया जाता है, रडार का उपयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का, या फिर दोस्तों बैरोमीटर का। तो दोस्तों हवा में उड़ने वाली वस्तुओं का स्थिति हम लोग कैसे जानेंगे, तो जानेंगे दोस्तों रडार। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हमारे देश ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो यानी कि जैसे पाकिस्तान में घुस कर मारा था, तो यानी उसकी जानकारी हेलीकॉप्टर कैसे आता है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, तो उसकी स्थिति कैसे हम लोग जानेंगे, तो रडार के माध्यम से हम लोग पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं, रडार के माध्यम से। अच्छा बात यहाँ पे सोनार की हो रही है, तो यानी कि सोनार का काम क्या है, तो जो पानी में डूब जाती हैं वस्तुएं, पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर का प्रयोग हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो विमानों की ऊंचाई, यानी कि विमान कितनी ऊंचाई पर दोस्तों उड़ रहा है उसका माप हम लोग किस में करेंगे, अल्टीमीटर में। और बैरोमीटर का तो आपको मालूम ही है, वायुमंडलीय प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। तो हमारी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया।
अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, विद्युत परिपथ में बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, विद्युत परिपथ में, विद्युत लाइन में बहुत कम मात्रा में, ठीक, विद्युत धारा की उपस्थिति, विद्युत धारा की दिशा पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर दोस्तों विभवमापी। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, पौधे का वह प्रजनन अंग कौन सा है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पौधे का वह प्रजनन अंग कौन सा है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जड़, तना, फूल, पत्ती। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, फ्लावर यानी कि फूल। और फूल के दोस्तों दो भाग होते हैं, पुंकेसर और दोस्तों स्त्री केसर। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हवा के संपर्क में आने पर चांदी की वस्तुओं का काला पड़ जाना किस घटना का उदाहरण है। बताइए, जो चांदी की वस्तुएं होती हैं, ज्वेलरी होती हैं, उसमें हवा का संपर्क आ गया, नमी आ गई थोड़ा सा, तो किसके कारण वह जो है काला पड़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में कि चांदी की सफाई करवाते हैं, ठीक है ना, तो किस कारण वह काला पड़ रहा है। संक्षारण के कारण, अपचयन, बहुलकीकरण या फिर दोस्तों ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों चांदी की वस्तुओं में क्या होता है, संक्षारण होने लगता है, इसी कारण वह क्या हो जाती है, काला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, ओम का नियम किसके बीच संबंध को बताता है। यह प्रश्न तो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कि जो ओम का नियम है किसके बीच संबंध बता रहा है। धारा और प्रतिरोध, धारा और विभवांतर, प्रतिरोध और विभवांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा और विभवांतर। क्या हो जाएगा, धारा और विभवांतर। और यहाँ पे दोस्तों फार्मूला भी बता दूं। देखिए, ओम का नियम क्या है, V बराबर, ध्यान, एक सेकेंड, V बराबर दोस्तों क्या होता है, I गुणे R। क्या हो जाएगा दोस्तों, I गुणे R, जिसमें R क्या है, प्रतिरोध है जो कि स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, केंचुआ और जोंक किससे संबंधित हैं। बताइए, जो केंचुआ और दोस्तों जोंक है किससे संबंधित हो जाएंगे, किस संघ से हैं। तो दोस्तों ये हैं एनेलिडा संघ से। किससे दोस्तों, एनेलिडा संघ से संबंधित हैं केंचुआ और जोंक, ठीक। अच्छा, बात यहाँ पर दोस्तों आर्थ्रोपोडा की हो रही है, तो जंतु जगत का, ध्यान दीजिएगा, लिख दे रहा हूँ, पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक। आर्थ्रोपोडा की बात हो रही है, तो जंतु जगत का, जंतु जगत, ठीक, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ये हो जाएगा ऑर्थ्रोपोडा। बात यहाँ पे मोलस्का की हो रही है, तो मोलस्का में दोस्तों क्या आते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है दोस्तों क्या होता है, ये होता है दोस्तों नीला। क्या होता है, नीला। और दोस्तों इसमें सीप भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा घोंघे आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, घोंघे। यानी मोलस्का में कौन कौन से, ये सभी उदाहरण है, ठीक है। जैसा जिसमें पूछा था वैसा ही करा रहा हूँ। ऑर्थ्रोपोडा में यही पूछा जाता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा। मोलस्का संघ में कौन कौन से यहाँ पे जंतु आते हैं, तो ऑक्टोपस आता है जिसका रंग नीला होता है खून का, सीप आते हैं, घोंघे आते हैं। तो जोंक और केंचुआ किस में आते हैं, तो एनेलिडा में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति हम लोग किस में मापते हैं, न्यूटन में, हर्ट्ज में, जूल में या फिर दोस्तों वाट में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज में। यानी ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है किस में मापेंगे, तो ये मापेंगे दोस्तों हर्ट्ज में। अच्छा, बात यहाँ पे न्यूटन की हो रही है, तो न्यूटन किसका मात्रक है, आप कहेंगे बल का, यानी फोर्स का हो जाएगा। जूल किसका मात्रक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। बात यहाँ पे वाट की हो रही है, तो शक्ति का मात्रक दोस्तों क्या है, आप कहेंगे वाट है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, बिजली के बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। बिजली के बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के, आरएनए और प्रोटीन के, डीएनए और आरएनए के, लिपिड और डीएनए के।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वह बनते हैं दोस्तों डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, तेल और पानी के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? निस्पंदन, आसवन, निस्तारण या फिर दोस्तों क्रोमैटोग्राफी। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निस्तारण। तेल और पानी को दोस्तों किस प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं? तो हम लोग करते हैं निस्तारण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, जब 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित करता है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। यानी यहाँ पे हमें दोस्तों निकालना है कार्य की गणना। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर वर्क बराबर क्या होता है? F गुणे S होता है। S को हम लोग क्या कहते हैं? D कहते हैं, यानी कि विस्थापन भी कहते हैं। मान रख दीजिए यहाँ पर दोस्तों फोर्स कितना है? 20 न्यूटन का है, तो 20 गुणे यहाँ पे दोस्तों बल की दिशा में विस्थापन कितना है? 5 मीटर है, तो 20 गुणे 5 का मान कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। मात्रा क्या हो जाएगा? जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक दोस्तों क्या होता है? जूल। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को, हिपोक्रेट्स को, लिनियस को या फिर दोस्तों थियोफ्रेस्टस को? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, थियोफ्रेस्टस। क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। अच्छा, बात यहाँ पर दोस्तों हो रही है अरस्तु की। तो ये दोस्तों क्या है? जंतु, ध्यान दीजिएगा, जंतु यानी कि जीव, यानी कि जंतु या जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों अरस्तु जी हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, बात यहाँ पे हो रही है हिपोक्रेट्स की। तो ये है दोस्तों चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा, ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे हिपोक्रेट्स हो जाएंगे। और लीनियस कौन है? लीनियस वाला इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कार्ल लीनियस। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित भूमिगत तने का एक प्रकार है जिसे प्रकंद कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। तो देखिए, आलू, अदरक, प्याज और गाजर। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अदरक। यानी कि अदरक क्या रूपांतरित भूमिगत तने का प्रकार है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। आलू को हम लोग क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। प्याज क्या है? प्याज दोस्तों तना है। ठीक है। गाजर क्या है? जड़ है। तो प्रकंद किसे कहेंगे? अदरक को कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, कैडमियम का किया जाता है, ग्रेफाइट का या फिर दोस्तों प्लूटोनियम का? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम। यानी कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों कैडमियम का। बात यहाँ पे यूरेनियम की हो रही है, तो यानी कि यूरेनियम का उपयोग करते हैं दोस्तों ईंधन के रूप में। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। ठीक। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग परमाणु रिएक्टर में किसके लिए करते हैं? तो मंदक के रूप में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मंदक के रूप में ग्रेफाइट, ईंधन के रूप में यूरेनियम, और दोस्तों यहाँ पे नियंत्रण छड़ों के रूप में कैडमियम या फिर दोस्तों हो जाएगा बोरोन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बोरोन छड़ों को भी प्रयोग कभी कभी हम लोग कर लेते हैं। तो बोरान या फिर दोस्तों हो जाएगा कैडमियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, ग्लूकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत यानी कि लीवर, वृक्क यानी कि किडनी, आईज यानी कि आंखें या फिर लंग्स यानी कि फेफड़े? तो यानी कि जो ग्लूकोमा रोग होता है दोस्तों वो होता है हमारी आंखों में। क्या होता है दोस्तों? आंखों में। अच्छा, आंखों में और कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों रतौंधी रोग। कौन सा? रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है? ट्रैकोमा होता है। क्या होता है? ट्रैकोमा रोग कहाँ पे होता है? तो ये होता है आँखों में। अच्छा, और इसके अलावा लीवर से हमारा किस रोग से हमारा लीवर खराब हो जाता है? तो यानी कि पीलिया रोग किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित है। और जो लंग्स है दोस्तों फेफड़े, ये किससे संबंधित है? निमोनिया से। किससे? निमोनिया या फिर दोस्तों टीबी। निमोनिया टीबी किससे संबंधित है? फेफड़े से। ठीक है। यह किससे? पीलिया, आंखें, रतौंधी और ट्रैकोमा, और यहाँ पे दोस्तों ग्लूकोमा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सौर सेल के निर्माण में किस तत्व का उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का,
कार्बन का, सोडियम का, या फिर दोस्तों मैग्नीशियम का? तो हमारी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन। अच्छा, सिलिकॉन का हम लोग प्रयोग और कहाँ करते हैं? तो दोस्तों अर्धचालक के रूप में। क्या? अर्धचालक के रूप में, ठीक है। उसके अलावा आईसी चिप बनाने में, क्या? आईसी चिप बनाने में सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि हमारे यहाँ पे 46 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं, 46 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं, ठीक है। मन लगा के आप लोग तैयारी कीजिए। इस चैनल पे आपको दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। मैं खुद यहाँ पे दोस्तों इंडियन आर्मी क्लर्क का कई बार रिटर्न निकाल चुका हूँ, ठीक है। मतलब कि हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था इंडियन आर्मी क्लर्क में, लेकिन हमने यहाँ पे कई बार जो है इंडियन आर्मी क्लर्क का रिटर्न निकाला है और फिजिकल भी निकाला हुआ है, ठीक। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सीआरपीएफ के भी मैंने यहाँ पे जो एससीएम के वैकेंसी आती उसको भी निकाला हुआ है। आरपीएफ एसआई 2019 बैच में हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। उसके अलावा दोस्तों हमारा जो है बीएसएफ एससीएम में भी जो मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसी आती है उसमें भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो हमें दोस्तों जो बेल्ट वाली जॉब है इसमें दोस्तों यूपी पुलिस में हमारा जो है सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेरी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर नहीं है, तो इसमें हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैंने यूपीएसआई का भी यहाँ पे एग्जाम जो है क्लियर किया हुआ है। तो जितनी भी बेल्ट वाली जॉब है दोस्तों लगभग जो ये सिपाही और दरोगा रैंक वाली है मैंने कई बार एग्जाम निकाला हुआ है, तो यानी कि मुझको यहाँ पे तजुर्बा है। तो आप लोग जो है मेरे रिश्तेदारी में ही दोस्तों मैंने कई सारे यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पे मतलब सिलेक्शन दिलवाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी जो है मन लगा के करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बताइए समझ में मतलब आपको नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, भाई यही तो हुआ ना। और जो है मन लगा तैयारी कीजिए, पहली बार में ही अग्निवीर आर्मी आप सिलेक्शन लीजिए और पहली बार में ही वर्दी को मतलब सपना पूरा कीजिएगा। और अग्निवीर आर्मी से अब आप लोग कहाँ जाएंगे? 50% पैरामिलिट्री फोर्सेज में, यानी कि अर्धसैनिक बल में, जिसमें आपको बीएसएफ की वर्दी मिलेगी, असम राइफल की मिलेगी, सीआईएसएफ की मिलेगी, आईटीबीपी की मिलेगी, सीआरपीएफ की मिलेगी और उसके अलावा एसएसएफ की मिलेगी। तो आप लोग अग्निवीर आर्मी की तैयारी के साथ साथ दो वर्दी का सपना पूरा करेंगे। तो मन लगा के दोस्तों तैयारी कीजिए। आपका दोस्तों यह जो एज है, जो यानी कि क्राइटेरिया है, जो आपका सिलेबस भी होगा, जो क्राइटेरिया होगा फिजिकल का, उसको दोस्तों आप लोग व्यर्थ मत कीजिएगा, ठीक है। पहली बार में ही सिलेक्शन लीजिए और दोस्तों नौकरी का मजा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।